हेलो एवरीवन। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस बिजनेस के एग्जीक्यूटिव्स या तो टॉप मैनेजमेंट की होती है। अब ये एग्जीक्यूटिव्स या टॉप मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली तब चला सकते हैं जब वो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हो। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर रह चुके हैं हेनरी फेयोल, जो कि खुद एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने अपने अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो कि कोई भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए काफी हेल्प कर सकते हैं, जो कि आज के सेशन में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। और आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। और यहां पे हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन काफी लॉन्ग होगा, इसलिए मैं यहां पे दो पार्ट में ये सभी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाने वाला हूं। तो ये हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप लोग जरूर देखें, ताकि ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके माइंड में अच्छे से प्रॉपर फिट हो जाए, जो कि आपको एग्जाम में भी अच्छा स्कोरिंग करने के लिए हेल्पफुल है। और आप फ्यूचर में अगर खुद एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं या कोई बड़े बिजनेस के एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं तो आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए भी इन सारी चीजों का नॉलेज काफी हेल्प कर सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन। तो यहां पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये हेनरी फेयोल के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, हेनरी फेयोल वाज अ माइनिंग इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब वो खुद एक माइनिंग इंजीनियर थे और साथ में ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, मतलब वो खुद की इंडस्ट्री बिजनेस भी चला रहे थे। हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। याद रखना, ये चीज एमसीक्यू या वीएसक्यू के एंगल से काम लग सकती है। हेनरी फेयोल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड ही वाज बोर्न इन इस्तांबुल, टर्की इन 1841। इनका बर्थ कब हुआ था? 1841 में, टर्की में, जहां पे इस्तांबुल सिटी है उसके अंदर उनका बर्थ हुआ था। एंड हेनरी फेयोल्स बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये भी आपको काम लग सकता है एमसीक्यू के पर्पज से कि हेनरी फेयोल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था। तो हेनरी फेयोल बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट presenting principles of management was published in 1964। 1916 के अंदर यहां पे हेनरी फेयोल की जो बुक थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट वो पब्लिश हुई थी। क्लियर हुआ? अभी यहां पे जो हेनरी फेयोल है वो क्या मानते थे? सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, following qualities is required to become a successful manager of the enterprise। मतलब कोई भी एंटरप्राइज के आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, सुपर एग्जीक्यूटिव बनना है जो कि बिजनेस को सच में बेहतरीन लेवल पे चला सके, तो उसके लिए उस पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्या है? तो हेनरी फेयोल बिलीव that to become a successful manager of industrial enterprise, technical knowledge of the work is not enough, but a manager should also have एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज। मतलब दो चीजों के ऊपर फोकस किया है हेनरी फेयोल ने। टेक्निकल नॉलेज इज नॉट इनफ, मतलब टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, पर इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, मतलब किस तरह से नॉर्मल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मैनेजमेंट करना है, ये भी पता होना चाहिए। मतलब कोई इंजीनियर है तो उसको इक्विपमेंट, मशीनरी वो कैसे यूज करनी है वो आता है, पर बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, इन सारी चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। तभी कोई पर्सन एक सक्सेसफुल मैनेजर या एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल नॉलेज ऑफ वर्क इज नॉट सफिशिएंट और इज नॉट इनफ, बट अ मैनेजर शुड ऑल्सो हैव some administrative or general administrative knowledge and he should be fully aware of the working of एंटायर एंटरप्राइज। मतलब पूरा बिजनेस किस तरह से चलता है, वर्किंग सिस्टम क्या है, वो उसको पता होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि बस मुझे तो ये चीज ही मालूम है या मैं तो मशीनरी कैसे काम करती है यही जानता हूं, ऐसा नहीं होता है। वो एग्जीक्यूटिव को मशीनरी कैसे चलती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, एचआर मैनेजमेंट किस तरह से चल रहा है, मतलब पूरे बिजनेस के बारे में सारी चीजें पता होगी, तभी वो पर्सन एक सक्सेसफुल मैनेजर बन सकता है और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को लीड कर सकता है। ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था।
और इसीलिए हेनरी फेयोल ने अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इलैबोरेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रिंसिपल्स जो है उसके नाम पता होंगे, तभी आप उसके अंदर की इंफॉर्मेशन लिख पाओगे। तो जिसके अंदर सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो ये सारे प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में बाद में स्टडी करने ही वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये नाम देख रहे हैं कि कौन से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हेनरी फेयोल ने दिए हुए हैं। तो जिसमें पहला आया डिवीजन ऑफ वर्क, देन सेकंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन थर्ड इज डिसिप्लिन, देन फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, देन फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो दो यूनिटी है, एक यूनिटी ऑफ कमांड, सेकंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देन सेवंथ इज रेम्यूनरेशन यानी कि रिवॉर्ड, देन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देन लाइन ऑफ अथॉरिटी और स्केलर चेन, देन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल, इनिशिएटिव्स एंड एस्पिरिट दे कोर्स यानी कि टीम स्पिरिट। ये 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके 2-3 बार सिर्फ ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम देख लो। देखो यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ जान लो, बाद में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको याद रहने ही वाली है। बट अभी सिर्फ ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम प्रॉपरली देख लो। अब यहां पे जो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने बताया वो है डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो काम है उसको अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि वो काम बेहतरीन लेवल पे हो सके। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ही पर्सन सारे काम करे, उससे अच्छा है कि अलग अलग काम अलग अलग एक्सपर्ट को दे दे, ताकि वो एक्सपर्ट बेस्ट लेवल पे वो काम कर सके और बिजनेस को उसका बेहतरीन आउटपुट मिले। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क among various individuals on the basis of their qualification, skill and interest is known as division of work। 1 मार्क के लिए आपको यह काम लग सकता है कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मतलब डिवाइड कर देना वर्क को अमॉन्ग वेरियस इंडिविजुअल्स, बिजनेस के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, अलग अलग एम्प्लॉइज है, उनके बीच में बिजनेस के सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैसे? एज पर देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड इंटरेस्ट। मतलब एम्प्लॉय के कैसे क्वालिफिकेशन है, उनकी स्किल कैसी है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से उनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर। The main purpose of this principle is to achieve higher efficiency। अब ऐसा क्यों करता है कि भाई अलग अलग लोगों के बीच में ये काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे होगा क्या? तो यहां पे मकसद है employees and managers through that optimum use of production equipments can be achieved। मतलब कि यहां पे हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो होगा क्या, हायर एफिशिएंसी मिलेगी एम्प्लॉयज की भी और मैनेजर की भी। क्यों? क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियस है कि वो अपना काम बेहतरीन लेवल पे कर पाएंगे। तो यहां पे यही चीज कही है, द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू अचीव हायर एफिशिएंसी। देखो जो चीज मैंने हाईलाइट की है, बोल्ड की हुई है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में होने चाहिए तो आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो यहां पे यही कहा है कि द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज टू अचीव हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स एंड थ्रू दैट ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स यानी कि प्रोडक्शन रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड। स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द डिवीजन ऑफ वर्क। हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे तो उससे स्पेशलाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या, कि जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, उसको वही काम देना। तो हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो ये पॉसिबल है कि भाई ये काम जो है इसमें आप एक्सपर्ट हो तो ये काम आप ही कर लो। क्लियर? डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी एप्लीकेबल एट मैनेजरियल एज वेल एज एट वर्कर लेवल, यानी कि टॉप लेवल पे भी होना चाहिए और बॉटम लेवल पे भी यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द एम्प्लॉइज एंड मैनेजर। और ये डिवीजन ऑफ वर्क करने से एम्प्लॉइज की भी और मैनेजर्स की, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो टेरिफिक लेवल पे बढ़ेगी। तो यहां पे हमारा पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर होता क्या है, मेन चीज ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क among various employees or individuals as per their qualification, skill and interest। क्लियर हो रहा है? Then second principle is
ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, ऑथोरिटी यानी कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो टूगेदर। देखो, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हमेशा साथ साथ ही होती है। मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास ऑथोरिटी बहुत सारी है पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो भाई वो काम क्या करेगा? और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी है पर वो करने के लिए जो ऑथोरिटी चाहिए, वो पावर चाहिए, वो है ही नहीं, तो भी वो अपना परफॉर्मेंस कैसे करेगा? दैट मीन्स कि यहां पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब कि टूगेदर। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही कॉइन की दो साइड है। ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑथोरिटी होनी ही चाहिए। सो ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी इज इनकम्प्लीट। मतलब आपने ऑथोरिटी दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर ऑथोरिटी है ही नहीं, मतलब कि यहां पे कंप्लीट सेटअप हुआ ही नहीं है। कंप्लीट मैनेजमेंट कब माना जाएगा? जब ऑथोरिटी के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने ऑथोरिटी हो। सो व्हेन अ पर्सन इज असाइन्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज गिवन ऑथोरिटी टू, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके सामने उसको कोई ना कोई ऑथोरिटी भी मिलेगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर कोई ऑथोरिटी, कोई पावर्स ही नहीं दी है, तो वो पर्सन काम कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैनेजमेंट और अकाउंट पढ़ाओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके सामने मेरे पास कुछ पावर्स भी है कि मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, आपका होमवर्क चेक कर सकता हूं, आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकता हूं, आपकी गलतियां हो तो आपको वो टेस्ट में फिर से अटेम्प्ट करने के लिए भी कह सकता हूं। ये सब मेरे पावर्स हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप स्टूडेंट्स को जबरदस्त मैनेजमेंट में नॉलेज दीजिए, जबरदस्त नॉलेज का मींस लॉग में नॉलेज बढ़ाइए, अकाउंट पावरफुल बना दीजिए, और उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पावर कुछ नहीं दी है। मतलब मैं स्टूडेंट को होमवर्क नहीं दे सकता, मैं स्टूडेंट का टेस्ट नहीं ले सकता, ये कोई पावर्स नहीं है मेरे पास। तो बताओ मैं किस तरह से आपका बेस्ट आउटकम निकाल सकता हूं? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरे पास ये पावर्स भी हो कि आप होमवर्क दे सकते हो, आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो, आप इनके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, तभी मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सो यहां पे यही कहा है कि व्हेन अ पर्सन इज असाइन्ड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ही मस्ट बी गिवन सम ऑथोरिटी टू। व्हाइल असाइनिंग ऑथोरिटी टू एन एम्प्लॉय, factors like his position, knowledge, qualification, experience, leadership, maturity etc should be considered। देखो, ऑथोरिटी देते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम राइट पर्सन के हाथ में ऑथोरिटी दें। मतलब गलत पर्सन के हाथ में पावर चला जाता है तो उससे बिजनेस को, मैनेजमेंट को बहुत खतरनाक लेवल पे लॉस हो सकता है। तो यहां पे जब हम किसी को पावर देते हैं यानी कि ऑथोरिटी देते हैं तो उस वक्त हमें कौन से फैक्टर्स देख के वो ऑथोरिटी देनी चाहिए? तो यहां पे उसकी पोजीशन, मतलब ऑब्वियस है जितनी हायर पोजीशन होगी ऑथोरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। उसका नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज होगा ऑथोरिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम नॉलेज ऑथोरिटी उतनी ही कम दो। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है और आपने उसको पावर दे दिया, मतलब वो यहां पे काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। तो यहां पे ऑथोरिटी देते वक्त उनकी पोजीशन, नॉलेज, क्वालिफिकेशन कैसा है, स्किल, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, मैच्योरिटी, ये सारी चीजों को देख के पर्सन को ऑथोरिटी दी जाती है। क्लियर? तो फिर से एक बार मैं अगर बेसिकली बताऊं कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, तो यहां पे पर्सन को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाते हैं। ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ उसको ऑथोरिटी देनी ही चाहिए, और ऑथोरिटी देते वक्त ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। देखो दोस्तों, कोई भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो डिसिप्लिन तो होनी ही चाहिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में डिसिप्लिन होनी चाहिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो मेरे अंदर भी कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए। उस तरह से बिजनेस को भी अगर आपको सक्सेसफुली चलाना है तो उसके अंदर डिसिप्लिन तो फॉलो होनी ही चाहिए। इसलिए यहां पे क्या कहा है कि डिसिप्लिन क्रिएट्स हार्मोनियस एनवायरमेंट। हार्मोनियस का मतलब क्या? फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट होता है अमॉन्ग्स द पीपल, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? बिकॉज डिसिप्लिन क्रिएट्स हार्मोनियस रिलेशन, हार्मोनियस यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग द पीपल। ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट्स
and consistency of activities are very much necessary for industrial discipline. अब इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन बनी रहे उसके लिए जरूरी क्या है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स है, जो रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम यूज जो है वो, और एक्टिविटी के अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तो ही यहां पे इंडस्ट्रियल जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होगी। अब देखो कोई पर्सन यहां पे एक्टिविटी कंटिन्यूअस नहीं चल रही है, मतलब ऑब्वियस है कि एम्प्लॉय फ्री हो जाएगा। अब फ्री हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इधर उधर की बातें, चुगली करना, इसकी टांग खींचना, उसके बारे में भला बुरा बोलना, जिससे आगे चल के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़े खड़े हो सकते हैं। तो यहां पे अगर हमें प्रॉपरली इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे से चलाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, इक्विपमेंट्स का मतलब रिसोर्सेस, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज, दीज आर नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल discipline. And industrial discipline can be established by certain kinds of rules and code of conduct यानी कि रेगुलेशन। अब ये डिसिप्लिन कब हो पाएगी, जब हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हो, तो ही। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती। मतलब आप देखो फॉर एग्जांपल आप हेलमेट पहन के जाते हो, क्यों, क्योंकि रूल है भाई कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा। आपने फॉर एग्जांपल मास्क नहीं पहना है, कोविड की सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, और मास्क पहन के जाने का रूल है और आपने मास्क नहीं पहना है, 1000 रुपए की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहां पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि सब डिसिप्लिन में काम होता रहे। एंड इफ every worker observe these rules, discipline will be established। अब हर एक पर्सन जो है, हर एक एम्प्लॉय है, ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन हो सकती है। अब यहां पे मेन चीज क्या आती है कि डिसिप्लिन मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अब कोई भी स्टूडेंट लेवल के ऊपर जब आता है कि रूल्स रेगुलेशन है, इसका मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव, यार ये सब हमको परेशान करने के लिए रखते हैं, ये साला जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, मतलब इसको नेगेटिवली लेते हैं कि ये डिसिप्लिन के रूल्स रेगुलेशन है, वो क्यों है, मतलब हमको कंट्रोल करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमको हैरान कर देने के लिए। तो ये नेगेटिव लोग सोचते हैं, बट एक्चुअली में डिसिप्लिन विल हैव सम पॉजिटिव रिजल्ट। डिसिप्लिन से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि गवर्नेंस टेक्स प्लेस इन द यूनिट, गवर्नेंस यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ओवरऑल का है तो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो डिसिप्लिन से अच्छा चलता रहता है, स्मूथली चलता रहता है। देन कंट्रोल बिकम्स इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है। देखो आपको ये काम करना है, आपने नहीं काम किया तो मतलब आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। अब सपोज ऐसा कोई रूल ही नहीं है तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए यहां पे डिसिप्लिन होना ही चाहिए, और डिसिप्लिन से कंट्रोल बहुत इजी हो जाता है। देन एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन द जॉब इंक्रीजेस। देखो जो पर्सन डिसिप्लिन से काम करते रहेंगे उनको खुद बिना टेंशन के काम करने में मजा आता रहेगा, तो उससे होगा क्या, उनका जो जॉब में इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, काम में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। अब जब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि वो काम करने में मजा आएगा, मींस जॉब इंटरेस्ट क्या होगा, एम्प्लॉय का इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजर कैन टेक वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स इजीली। मैनेजर भी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के पास से इजीली वर्क करवा पाएंगे, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन है यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो टू मेंटेन द डिसिप्लिन सर्टेन फैक्टर्स आर नेसेसरी। ये चीज भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम लग सकती है कि यहां पे डिसिप्लिन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का होना जरूरी है। तो पहला है सुपरविजन। डिसिप्लिन तब होगी जब कोई सुपरवाइज करता होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग हेलमेट पहन के निकलते हैं या मास्क पहन के निकलते हैं, या तो फिर जब क्रॉस रोड्स होते हैं और सिग्नल लगा हुआ है, रेड लाइट है, तो हम लोग रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि पता है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, हमारी फोटो खींच ली जाती है और फिर घर पे फाइन भेज दिया जाता है। अब घर पे फोटो पहुंच जाएगी उसमें ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि व्हीकल के ऊपर पीछे सपोज किसी को बिठा के घूम रहे हैं, तो घर पे फोटो गई तो पहला क्वेश्चन ये आएगा भाई ये पीछे कौन बैठी है या किसके पीछे तुम बैठे हो। तो ये सारी चीजें इश्यू क्रिएट कर सकती है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, पर मेन चीज क्या है कि एक अगर हमें डिसिप्लिन करनी है तो उसके लिए सुपरविजन बहुत जरूरी है। अगर कोई सुपरवाइज करने वाला ही नहीं होगा, मतलब सपोज ट्रैफिक पुलिस नहीं है या तो फिर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप सिग्नल के ऊपर रुकोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो यहां पे डिसिप्लिन के लिए क्या जरूरी है,
सुपरविजन का होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड, कॉन्टैक्ट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स और ओनर्स बिजनेस में अगर उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी यहां पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगी। तो डिसिप्लिन के लिए यहां पे ओनर एंड वर्कर्स उनके बीच में कॉन्टैक्ट यानी कि कम्युनिकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट एट एवरी लेवल। देखो डिसिप्लिन बनाई है, रूल्स रेगुलेशन बनाया है, तो ये रूल्स रेगुलेशन अगर ब्रेक होंगे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट भी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहना है और अगर आप ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हो तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा, मतलब पनिशमेंट है। अब मान लो कि पनिशमेंट कोई नहीं है, बस आपको सिग्नल पे खड़े रहना है, ऐसा कहा कि ये रूल है, उसके लिए पनिशमेंट कोई नहीं है, तो भी अगेन क्या होगा, मेजोरिटी लोग नहीं खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्या फर्क पड़ता है, खड़े रहे ना खड़े रहे क्या फर्क पड़ता है, तो क्योंकि वहां पे पनिशमेंट नहीं है। तो अगर पनिशमेंट होगी तो क्या होगा, ये डिसिप्लिन फॉलो होगी। तो यहां पे ये बहुत जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट एट एवरी लेवल। मतलब आपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ा, डिसिप्लिन को ब्रीच किया, इसका मतलब कि पनिशमेंट होगी, तो ही ये डिसिप्लिन को हम लोग सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो तीन फैक्टर्स बहुत जरूरी है। पहला आया सुपरविजन, सेकंड कॉन्टैक्ट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स, एंड थर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट इज द मेन वर्ड। क्लियर हुआ? देन फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब ऑर्डर, मतलब कि एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिलेगा वो एक ही जगह से मिलेगा। वन ऑर्डर, वन ऑर्डर मतलब कि एक ही जगह से यहां पे बात चल रही है, मतलब एक ही पर्सन ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्सन को बहुत सारे अलग अलग लोग ऑर्डर दे रहे हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में वो किसी का भी काम ना करे। तो यहां पे एम्प्लॉय स्मूथली काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर एक ही सुपीरियर हो जो उसको ऑर्डर देता हो, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड हो। तो देखो यहां पे क्या कहा है, एज पर दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो एम्प्लॉय है उसको जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो एक ही सुपीरियर की तरफ से मिलेंगे। इट मींस दैट द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब ये एक एम्प्लॉय है तो फॉर एग्जांपल यही उसका सुपीरियर है, तो मिस्टर ए जो है वही इसको ऑर्डर देंगे और वो अपने काम का रिपोर्ट भी सिर्फ मिस्टर ए को ही देगा। तो ये ऐसा क्लियर होगा, तो यहां पे प्रॉपरली ऑर्डर और प्रॉपरली वर्क चलते रहेंगे। अब ऐसा होगा कि भी ए है, बी है, सी है, डी है, सब अलग अलग लोग मिलके ये एम्प्लॉय जेड है उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो होगा क्या, ए का काम नहीं किया है तो ए को क्या जवाब देगा, भाई बी का काम करना था ना इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया। अब बी पूछेगा कि भाई मेरे काम का क्या हुआ, तो क्या बोलेगा कि भाई डी का काम करना था ना इसलिए आपका काम नहीं हुआ। डी पूछेगा तो मुझे सी का काम करना था इसलिए। अब यहां पे काम किसी का भी नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूजन ही उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा ना हो इसलिए जरूरी क्या है कि एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले और वो अपने काम का रिस्पॉन्स यानी कि जो रिपोर्ट है वो भी उस एक ही सुपीरियर को दे। तो ये पहला सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड इट मींस दैट एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर पर्टिकुलर जॉब। If the employees get order from more than one superior, then there can be adverse effect. मतलब एक से ज्यादा लोग मिलके एक ही एम्प्लॉय को बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहे हैं तो उसकी बहुत सारी एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि उससे क्या होगा, कंफ्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉय विथ रिगार्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। मतलब ए ने कुछ और बोला, बी ने कुछ और बोला, सी ने कुछ और बोला, डी ने कुछ और बोला। अब मिस्टर जेड जो कि एम्प्लॉय वो सोच रहा है अभी मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं क्या, क्यों, क्योंकि ये अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, ये अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है। तो यहां पे कंफ्यूजन ये बढ़ सकता है। सेकंड, डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगी। एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक ही वर्क डबल डबल टाइम पे होता रहेगा। मतलब बी ने बोला इसलिए भी किया और डी ने भी वही काम बोला इसलिए हो गया, तो क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव होती है अगर एक से ज्यादा लोग ऑर्डर्स देते हैं तो यहां पे यही चीज कही है कि अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा लोग ऑर्डर्स देते हैं तो उससे नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट होती है, जिससे कि क्या होता है, विच लीड्स टू नंबर वन कंफ्यूजन अमॉन्ग्स द एम्प्लॉयज विथ रिगार्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, सेकंड डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड थर्ड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क।
देन फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन भी एक ही साइड से मिलना चाहिए जो कि प्रॉपर हो, क्योंकि यहां पे देखो दोस्तों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत करते हो, आप जबरदस्त स्ट्रगल करते हो आपका रिजल्ट बढ़ाने के लिए, पर सपोज आप अपनी मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में करते हो, तो मतलब आपको जाना है इस साइड पे और आप बहुत मेहनत से इस साइड पे भाग रहे हो, तो होगा क्या, आपको लगेगा कि ये मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, दिन रात सुबह शाम में मेहनत कर रहा हूं, पर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे ये बहुत जरूरी है कि आप जो वर्क कर रहे हो वो एक राइट डायरेक्शन में होता हो, और इसलिए यहां पे क्या कहा है, प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर। ये हम लोग प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचर का आउटलाइन है कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसका हम लोग अभी से प्लान करते हैं कि मुझे फ्यूचर में सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है, मुझे मेरा बिजनेस चलाना है, मुझे ये कंपनीज के अंदर जॉब लेनी है। मतलब आप अपना जो प्लान है वो क्या होता है, फ्यूचर की एक आउटलाइन होता है जो हमेशा हम लोग बनाते रहते हैं। इफ डेविएशन यानी कि डिस्ट्रैक्शन आर फाउंड ड्यूरिंग द प्लानिंग, देन डायरेक्शन एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड। मतलब आप स्टूडेंट हो और आपने प्लानिंग किया कि भाई हम इस तरह से मेहनत करेंगे, और अगर आपके उस वर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा, टीचर आएंगे, आपको गाइड करेंगे कि बेटा तुम ये गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, आपको यहां पे इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से स्टडी करनी चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन समझ में आए और आप उसको एग्जाम में लिख के ज्यादा स्कोरिंग भी कर सको। तो यहां पे जब कोई डेविएशन आता है फ्रॉम द प्लानिंग, उस वक्त डायरेक्शन एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्शंस आर गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। ऑब्वियस है, डायरेक्शन कौन देगा, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को देगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को ऑर्डर दे, मतलब कि यहां पे डॉक्टर जो है वो कंपाउंडर को गाइड करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कंपाउंडर डॉक्टर को बोलेगा कि भाई आप इस तरह से ऑपरेशन करो। तो यही चीज यहां पर भी है कि जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, गिवन बाय सुपीरियर टू दी सबऑर्डिनेट, एंड डायरेक्शन एश्योर्स द सक्सेस ऑफ प्लान्स एंड मेक्स द कंट्रोल इजी। डायरेक्शन से होगा क्या, जो प्लान हमने किया है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कंट्रोल भी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दिया है कि भी आपको इस डायरेक्शन में वर्क करना है, तो यहां पे आपको माइलस्टोन भी दिए होंगे कि देखो चेक करो कि ये हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं, तो हम लोग इजीली चेक भी कर सकते हैं। आप सिंपल देखो, आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो और आपने गूगल मैप ओपन कर दिया, आप डायरेक्शन ले रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे जाना है, तो बीच में अलग अलग स्टेशन आते जाएंगे, तो देखो ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन आ गया, मतलब आपको पता चलेगा कि आप सही तरह से जा रहे हो। अब सपोज यहां पे ये स्टेशन नहीं आ रहा है, मतलब आपको एक इंडिकेशन होगा कि आप कोई रॉन्ग ट्रैक पे हो, मतलब आप कंट्रोल कर दोगे भाई देखो रुको रुको रुको, चेक करो हम शायद गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन से होगा क्या, दो चीजें होगी, सक्सेस ऑफ प्लान वो बढ़ जाएगा एंड कंट्रोल इजी हो जाएगा। एंड एज पर दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन पर्पस फॉर अ ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप के लिए एक पर्पस होगा और यहां पे एक ही हेड होगा। अगर एक से ज्यादा हेड होंगे एक ग्रुप में या एक टीम में, या अलग अलग पर्पसेस होंगे, तो यहां पे वो बिजनेस का या फिर वो ग्रुप का या टीम का फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल टीम इंडिया है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि टीम का कैप्टन एक ही होगा। फॉर एग्जांपल विराट कोहली है तो विराट कोहली, धोनी है तो धोनी, सचिन है तो सचिन, वो एक ही हेड होगा और उनका गोल भी एक ही होगा कि कुछ भी हो जाए टीम इंडिया जीतनी चाहिए। तो यहां पे हर एक टीम के लिए एक हेड और एक गोल। अगर एक से ज्यादा हेड हो जाते हैं या एक से ज्यादा गोल हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे आगे चल के प्रॉब्लम होंगे ही होंगे। It means that a group efforts on a particular plan should be directed by one single person। मतलब जो सारे लोग मिलके ग्रुप में एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सबको डायरेक्शन एक ही पर्सन के तरफ से मिलेगा, मतलब कि देयर विल बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही पर्सन लोगों को डायरेक्शन देगा। क्लियर? देन सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि अलग अलग टीम मेंबर एक टीम में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उन टीम के मेंबर्स का भी अपना कोई ना कोई गोल या तो मकसद होगा, इंटरेस्ट होगा, पर जब वो इंटरेस्ट बिजनेस के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो
खुद के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल गोल है, उसको सैक्रिफाइस कर देंगे, मतलब सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे फॉर जनरल इंटरेस्ट। मतलब यहां पे बिजनेस का जो इंटरेस्ट है वो मेन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीम इंडिया खेल रही है तो विराट कोहली का ये इंटरेस्ट हो सकता है कि मेरी सेंचुरी लगे, बुमराह का इंटरेस्ट हो सकता है कि मेरी ज्यादा विकेट हो, पर यहां पे अगर ऐसा है कि भी इस वक्त बॉलिंग में बुमराह का परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो हमें किसी और को बॉलिंग देनी पड़ेगी, तो यहां पे बुमराह ऐसा सोचेगा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो यहां पे पर्सनल इंटरेस्ट जाने दो, जनरल इंटरेस्ट क्या है, इंडिया जीते, इंडिया जीते ये गोल है, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट यहां पे सेक्रीफाइस करना पड़े तो करो, तो ही वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखो, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। कोई भी मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं मैनेजमेंट कोई एक ही पर्सन करेगा। मैनेजमेंट कब होगा, जब अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है और उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है। तो मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, हेंस देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्संस एंड डिपार्टमेंट। तो यहां पे पर्सन और डिपार्टमेंट जो भी इन्वॉल्व है उन लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिस रिजल्ट्स in an easy achievement of goals of the entire unit। अब देखो यहां पे पर्सन और डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो होगा क्या, जो एंटायर यूनिट का गोल है वो हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। हाउएवर एट टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, नैरो माइंडनेस, लेजीनेस, एम्बिशन एटसेट्रा ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। देखो कई बार ऐसा होता है कि बंदे का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट हो या लेजीनेस हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो या कंपटीशन हो इंटरनल, जिसकी वजह से जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, जनरल इंटरेस्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब अगर आपको याद हो मूवी चक दे इंडिया, शाहरुख खान का मूवी आया था, हॉकी के ऊपर बेस्ड था, बहुत ही बेहतरीन मूवी था। अगर नहीं देखा तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि वो मूवी को जरूर देखिए। कुछ मूवीज ऐसा है जो कि सच में देखने चाहिए स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चक दे इंडिया है, फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, फिर गुरु मूवी आया था अभिषेक बच्चन का, फिर कॉर्पोरेट मूवी था बिपाशा बसु का, स्कैम 1992 रिसेंटली आया था। ये सारे मूवीज आपको जरूर देखने चाहिए, उससे आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब अगर हम लोग ये चक दे इंडिया की बात करें तो उसके अंदर ये दो प्लेयर्स दिखाए थे, एक प्रीति सबरवाल और दूसरी यहां पे कोमल चौटाला। अब उन दोनों के बीच में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, भाई मेरे गोल ज्यादा होंगे या मेरे गोल ज्यादा होंगे। इसकी वजह से अगर आपने मूवी देखा हो तो क्या करते थे, वो एक दूसरे को गोल पास नहीं कर रहे थे, बॉल पास नहीं कर रहे थे, कि मेरा गोल लगे मेरा गोल लगे, वो इंटरेस्ट था उनका। तब कबीर सिंह मतलब शाहरुख खान उस मूवी में जो कोच दिखाया, अब यहां पे कोच का मतलब वो एग्जीक्यूटिव समझ लो या फिर वो मैनेजर समझ लो, जो कि उनको क्या कहता है कि भाई मुझे इस टीम में वही खिलाड़ी चाहिए जो सबसे पहले अपने देश के लिए खेलते हो, फिर अपने बाकी साथी के लिए, और बाद में अगर कुछ जान बचती है तो खुद के लिए खेले। मतलब यहां पे पर्सनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी नहीं है, जनरल इंटरेस्ट की टीम इंडिया जीते उसके लिए यहां पे फोकस करना होगा। बट कई बार जैसा इस मूवी में भी दिखाया था कि इंटरनल यहां पे कंपटीशन हो जाती है, नैरो माइंडनेस है कि नहीं नहीं मुझे मेरा सोचना है, मैं देश का क्यों सोचूं, मैं टीम का क्यों सोचूं, ऐसा हो जाता है कई बार। लेजीनेस, एम्बिशन, इन सब की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या गोल है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, एंड दिस एटीट्यूड इज वेरी हार्मफुल। अब इस तरह का एटीट्यूड होगा। अब अगर उस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने इन दोनों को अगर सिखाया नहीं होता कि अगर पहले आप खेल रहे हो तो देश के लिए खेलो, खुद के गोल बाद में देखो, तो क्या होता, वो टीम हार जाती। रियलिटी में भी ऐसा होता है, वो तो मूवी था, पर रियलिटी में भी क्या होता है कि अगर प्लेयर्स खुद के बेनिफिट के लिए खेलेंगे तो हो सकता है कि टीम हार जाए, और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टीम जीते। इसी चीज को अगर हम बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो यहां पे पर्पस क्या होगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो। पर अगर ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं तो ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। सो दिस प्रिंसिपल गिव्स इंपॉर्टेंस टू अ ग्रुप एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड इग्नोर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब इस प्रिंसिपल के अंडर में क्या सिखाया जाता है कि यहां पे ग्रुप जो है, टीम जो है, वो सबसे पहली है, कॉमन इंटरेस्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ये मेन है। यहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम लोग सबसाइड कर देंगे, मतलब साइड पे रखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या, गोल टीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीज यहां पे हमें ये प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगेंस्ट जनरल इंटरेस्ट समझाता है। इसके बाद सेवंथ प्रिंसिपल जो क्या है,
रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है रिवॉर्ड। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो सैलरी या वेजेस, या आपको जो पेमेंट मिलता है आपके काम के बदले में वो। तो देखो, रेम्यूनरेशन मींस रिटर्न गिवन टू द एम्प्लॉइज अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम। मतलब एम्प्लॉय अपनी जो मेहनत करते हैं उसके बदले में उनको जो रिटर्न मिलता है उसी को कहा जाता है रेम्यूनरेशन। अब उसको हम सैलरी कहे, वेजेस कहे, कमीशन कहे, फीस कहे, जो नाम से पहचाने वो। आइडियल पेमेंट ऑफ वेज मेक्स स्ट्रॉन्गर रिलेशन। अब यहां पे वेज पेमेंट की सिस्टम आइडियल है, अच्छी है, तो उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्डअप होंगे बिटवीन दी ओनर्स एंड एम्प्लॉइज। अब आइडियल वेज सिस्टम का मतलब क्या, ये हम आगे के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, बट ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा कि जो पर्सन जितना मेहनत कर रहा है, जितना काम लगा रहा है, उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिले। मतलब जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिले, जो कम मेहनत कर रहा है उसको कम रिवॉर्ड मिले। तो यहां पे होगा क्या, एम्प्लॉय और ओनर के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे। Efficient employees of the business unit should be compensated as per their efficiency। मतलब कोई एम्प्लॉय है जो एफिशिएंट है, एनर्जी से, नॉलेज के साथ, दिल से, पूरी मेहनत से अपना काम करता है, बेस्ट आउटकम देता है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे उसको रिवॉर्ड यानी कि रेम्यूनरेशन भी अच्छा मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ए है और ये फॉर एग्जांपल बी है। अब यहाँ पे ए जो है वो बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, वो ऐसा सोचता है कि भाई मुझे जितना पेमेंट मिलेगा उतना काम करूंगा, ज्यादा मेहनत करके क्या मिल जाता है। और बी जो है वो पूरे दिल से, पूरी मेहनत से काम करता है कि नहीं, मुझे काम दिया है मतलब बेस्ट लेवल का होना ही चाहिए, बेहतरीन आउटपुट निकालूंगा, बेस्ट मेरा परफॉर्मेंस दूंगा। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन अब सपोज इसको भी 50,000 पेमेंट करेगी और इसको भी 50,000 पेमेंट करेगी, तो ये चीज नेगेटिविटी को लीड करेगा। कैसे, मिस्टर ए क्या सोचेगा, देखो मैं कितना सातिर हूं, मैं कितना होशियार हूं, मैं कम मेहनत करके भी 50,000 ले लेता हूं। और ये मिस्टर बी देखो ना, गधा है, बेवकूफ है, मेहनत करता है पर उसको ज्यादा पैसे तो मिलते नहीं है। अब यहाँ पे मिस्टर बी के माइंड में भी ऐसा आएगा कि साला मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे 50,000 ही मिल रहा है, और ये मिस्टर ए साला नालायक है, कुछ नहीं काम करता है, आराम करता रहता है, तो भी उसको 50,000 मिलता है। मतलब बेवकूफ तो मैं हूं जो मेहनत कर रहा हूं, तो अब मैं भी मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि 50,000 तो मिलने ही वाला है। तो अगर यहां पे ऑर्गेनाइजेशन आइडियल वेज पेमेंट रखते हैं, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको 50,000 नहीं 1,00,000 सैलरी मिलेगी, और ये बंदा काम नहीं कर रहा तो भाई तेरे को 10,000 ही मिलेंगे, तू काम कर तो पैसे मिलेंगे। तो उससे होगा क्या, बी को लगेगा देखो मैंने मेहनत की तो ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा मुझे बेस्ट सैलरी दी, तो मैं मेरी यही एनर्जी, यही एफिशिएंसी को कंटिन्यू रखता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। उसके सामने मिस्टर ए है, उसको भी अलार्म बजेगा कि साला मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं तो ऑर्गेनाइजेशन या ओनर बेवकूफ नहीं है, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, अब मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो मिस्टर ए भी काम करने लग जाएगा। तो यहां पे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा। तो ये वेज सिस्टम आइडियल हो, ये बहुत जरूरी है। इट विल रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट। अब देखो यहां पे मिस्टर बी को ऐसा पता चलता है कि मैंने ज्यादा मेहनत की तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे एफर्ट्स के सामने अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पर अगर इसको मिस्टर बी को अच्छा रिटर्न ना मिलता हो तो वो क्या करेगा, मैं यहां से निकल जाता हूं, दूसरी जगह पे मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं वहां पे चला जाऊं। तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है, उसी को कहा जाता है टर्नओवर। तो अगर वेज सिस्टम अच्छी है तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं, मतलब लेबर टर्नओवर रेट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे। प्रमोशनल स्कीम्स लाइक बोनस मिले, प्रॉफिट शेयरिंग मिले, रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजरियल कमिटी मिले, शुड बी इंप्लीमेंटेड फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर है उनको हम इस तरह से भी रिटर्न दे सकते हैं कि भाई आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, या तो आपको प्रमोशन फास्ट मिलेगा, या तो फिर आपको मैनेजमेंट के अंदर की पोजीशन मिलेगी। ये सब भी एक आइडियल सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो यहां पे दोस्तों हमारे पहले 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल कंप्लीट हुए, एंड आई होप कि ये सातों के सातों प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी भी और 7 प्रिंसिपल्स बाकी है जो हम इसके बाद वाले सेशन में देखने वाले हैं, तो उस सेशन भी आप सहज स्मार्ट स्टडीज ऐप से जरूर देखोगे ताकि ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसको भी हमारे सहज स्टडी पैम्पलेट में से आपको अच्छे से रिफर करके नोटबुक में लिखना है।
और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए आप अवेल करना चाहते हो तो आप या आपके फ्रेंड्स उनको सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स हैं, जिससे कि आप अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग हमेशा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।